Hello guys, this is me Sudhanshu Srivastava and welcome back to our channel Indus Rangers। तो सर जैसा कि आप लोग यहाँ पे लिखा देख रहे हैं, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन यार ये तो हम सब लोग को पता है कि रोटेशन मतलब किसी पॉइंट के अबाउट घूमना या किसी एक्सिस के अबाउट घूमना। जैसे एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा क्या है, किसी एक्सिस के अबाउट फिक्स है और हम क्या कर रहे हैं, दरवाजे को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो दरवाज़ा क्या हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। ये तो हो गई इसकी देसी लैंग्वेज में एक फीलिंग दे दी है, हम डेफिनेशन दे दिए। लेकिन अगर कोई फिजिक्स के टर्म में बोले तो मैं रोटेशन को क्या कहूँगा। देखो जैसे ये रॉड, देखो ये रॉड, ये जो रॉड है वो हमने इस पॉइंट के अबाउट फिक्स कर दी, यही है। देखो अब ये रॉड अगर ऐसे 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 जा रही है तो क्या हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है। तो तुम लोग एक चीज़ ध्यान दे रहे होगे, ये रॉड तो रोटेट कर रही है लेकिन रॉड के जो पॉइंट हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं पॉइंट है, एक रॉड का पॉइंट ये है, तो जब रॉड ऐसे जा रही है ना बच्चा, तो ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट O के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे ये रॉड है, यहाँ से हमने फिक्स कर दी और ये ऐसे 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 जा रही है, रोटेट कर रही है। तो अब इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को, तो ये जो पॉइंट है ये ऐसे जा रहा है, तो ये पॉइंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। मतलब कि रोटेशन एक ऐसा प्रोसेस है, रोटेशन इज अ मोशन इन विच the particles of the body undergo circular motion about a fixed point or fixed axis। तो सर लिखते हैं सबसे पहले परिभाषा, रोटेशनल मोशन is the motion in which the particles undergo circular motion। और सेंटर क्या होता है बच्चा, देखो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, तो इसका मतलब सेंटर क्या हुआ, फिक्स पॉइंट। अंडरगो सर्कुलर मोशन विथ फिक्स्ड पॉइंट एज द एक्सिस, फिक्स पॉइंट एज द सेंटर। फिक्स पॉइंट को सेंटर मान के उसके अबाउट सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं और रॉड एज अ होल क्या जा रहा है, रोटेशनल मोशन में। जैसे ऐसे समझो, अब भैया यहाँ पे कोई बॉडी है और हमने यहाँ से इसको फिक्स कर दिया, अब इसको पकड़ के घुमाओगे तो ऐसे 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 घूमेगा। देखो ना, आधा हिस्सा बाहर आएगा, ये आधा अंदर जाएगा, फिर आधा बाहर, फिर आधा अंदर, फिर आधा बाहर, फिर आधा अंदर। अगर तुम खाली इस पार्टिकल पे फोकस करो, खाली इस पार्टिकल पे, तो क्या ये जो पार्टिकल है वो क्या सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, वो क्या सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। तो उसका रेडियस क्या होगा, ये उसका रेडियस क्या होगा, ये। तो एक्सिस पे सेंटर पड़ गया और एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस हो गया सर। तो ये हो गई हमारी रोटेशन की बेसिक परिभाषा। अब क्या करते हैं, देखा जाए क्या करते हैं। कोई चीज़, जैसे ये पेन है कहीं रखी हुई है, अगर हमें इस पेन को चलाना है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स देना होगा, या तो ऐसे टक से मारेंगे या तो ऐसे ले जाके अपने हाथ से ही झुलाते हुए ले जाएंगे। यानी कि अगर मुझे किसी बॉडी को ट्रांसलेट कराना है तो मुझे फोर्स देना होगा। मुझे क्या देना होगा, फोर्स। उसी तरह से जब किसी बॉडी को रोटेट कराना होता है तो उसको क्या देना होता है, टॉर्क। उसको क्या देना होता है, टॉर्क। अब टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता क्या है देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट और ये एक रॉड है जो कि इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है
अब हमको क्या करना है सर कि हमें इस रॉड को इस पॉइंट के अबाउट घुमाना है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज। तो सर एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए अपने आप तो घूमेगा नहीं, तो मुझे कुछ फोर्स लगाना होगा ना, मुझे कुछ फोर्स लगाना होगा जिससे वो ऐसे जाए। तो मान लीजिए हमने फोर्स लगाया F, मान लीजिए हमने फोर्स लगाया F, तो टॉर्क क्या होता है? इट इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो टर्निंग इफेक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं? एकदम छोटा सा तरीका, ये फोर्स है, फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करेंगे और इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया? ये वाला हो गया। इस लाइन से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या यही हो गया? तो टॉर्क क्या हो जाएगा सर बाय फॉर्मूला? F इंटू डी, F इंटू डी, F इंटू डी। तो ये कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। सर पूरे रोटेशन में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को माइनस में और क्लॉकवाइज को प्लस में लेते हैं। तो यहां लिखेंगे एंटी को, देखो एंटी क्लॉक और क्लॉक है क्या? जैसे मान लो ये है, यहां से फिक्स है, मुझे अगर इधर घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है तो कुछ फोर्स इधर देना होगा, और अगर इधर घुमाना है तो कुछ फोर्स इधर देना होगा। तो यही चीज़ है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का काम क्या है? घुमाना। तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस और क्लॉकवाइज को प्लस। अब तुम लोग तो बोल दिए सर एक ही फोर्स लग रहा है अभी, तो अगर कई सारे फोर्सेस लगते तो क्या होता? कई सारे फोर्सेस लगते हो तो क्या होता? तो सर आइए देखते हैं क्या होता। ये एक प्लैंक है, क्या है? प्लैंक है। हमने कहीं से फिक्स कर दिया, यहाँ से फिक्स कर दिया। अब फिक्स कर दिया है तो अपने आप तो ऊपर नीचे होगा नहीं, अपने आप तो ऊपर नीचे होगा नहीं। अब क्या किया भैया किसी ने कि किसी ने यहाँ से F1 फोर्स लगा दिया, यहाँ से F2 लगा दिया, यहाँ से किसी ने F3 लगा दिया, यहाँ से किसी ने मान लो फिर एक ऐसा ही नीचे F4 फोर्स लग गया। तो कोई अगर हमसे ये कहे कि सर इस पूरे सिस्टम पे नेट टॉर्क क्या है, इस पूरे सिस्टम पे नेट टॉर्क क्या है, ये वाला जो फोर्स है, जब उसके इफेक्ट को देखोगे तो इन सबको भूल जाओगे। तो सबसे पहले तो ये डिस्टेंस मान लो, ये डिस्टेंस है D1, ये डिस्टेंस है D2, ये डिस्टेंस है D3 और ये डिस्टेंस है D4। अगर F1 को देखो तो F1 इसके अबाउट घुमाना चाहेगा। कैसे घुमाना चाहेगा सर? ऐसे, ये है, यहाँ पे प्लैंक है, यहाँ पे ये प्लैंक है और ये एक फिक्स सपोर्ट है। F1 लगा इधर, यानी F1 किधर घुमाना चाह रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। F1 किधर घुमाना चाह रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले F1 का टॉर्क F1 इंटू D1 किस साइन के साथ? नेगेटिव साइन के साथ। अब अगला फोर्स कौन सा? F2। F2 भी कैसा घुमाना चाह रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना, तुम अभी ये सोचो कि बाकी सारे नहीं लग रहे हैं, सिर्फ F2 लग रहा है, बाकी सारे लग ही नहीं रहे हैं, सिर्फ F2 लग रहा है। तो F2 ऐसे लगेगा तो कैसे घुमाएगा? ऐसे। और ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो माइनस F2 इंटू D2। अब एक है फोर्स F3। F3 कैसे लग रहा है? ऐसे। अब F3 कैसे घुमाना चाह रहा है इसको? एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना, F3 इधर ऐसे, ये। तो F3 कैसे घुमा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉक को हम लोग क्या ले रहे थे? माइनस। अब कौन सा फोर्स बचा? F4। अब बच्चा F4 जो है वो कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है।
तो वो इस प्लैंक को इस पॉइंट के अबाउट कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज। तो इसका टॉर्क लिख दिए प्लस के साथ। तो सर यही हो गया सिस्टम पे नेट टॉर्क, यही हो गया सिस्टम पे नेट टॉर्क। समझे? चलो बढ़िया। तो टॉर्क क्या है? टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मैं कह रहा हूं कि ये एक बॉडी है जो कि मान लो इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है और इस पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, इस पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन ये रोटेट नहीं कर रहा है। अगर कोई बॉडी रोटेट नहीं कर रही है तो क्या मतलब उस पे नेट टॉर्क जीरो है? नेट टॉर्क जीरो है। तो हाँ, नेट टॉर्क जीरो का क्या मतलब हुआ कि जितना टोटल क्लॉकवाइज टॉर्क है उतना ही टोटल एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, और क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं? कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो लॉ ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम ये कहता है, लॉ ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम कि a body does not rotate about an axis or a point if net torque about that axis और पॉइंट इज जीरो। अब बोलोगे सर ये तो आप बहुत अजीबोगरीब भाषा बता दिए, थोड़ा सा सिंपल बताइए। तो चलिए सर, हम खड़े हैं ना, हम सिंपल बताएंगे। हम क्या करेंगे, एक सिंपल सी प्यारी सी रॉड ले लिए, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे फिक्स है। अब यार एक फोर्स हमने लगा दिया F1 ऐसे D1 डिस्टेंस पे, D1 डिस्टेंस पे। तो अगर सिर्फ और सिर्फ F1 लग रहा होता फोर्स इस पूरे प्लैंक पे, तो ये क्या करता, ये F1 फोर्स इसको क्लॉकवाइज घुमाता। लेकिन चूंकि अब हम ये बोले हैं कि ये रोटेट नहीं कर रहा है, मतलब कोई एक ऐसा फोर्स भी लग रहा होगा जो इतना ही टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा एंटी क्लॉकवाइज, इतना ही टॉर्क प्रोड्यूस कर देगा एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लीजिए वो ये हो गया, F2 हो गया, कितने डिस्टेंस पे, D2 डिस्टेंस पे। तो नेट टॉर्क क्या हुआ, F1 D1 प्लस साइन के साथ इसलिए क्योंकि क्लॉकवाइज है, और F2 की वजह से F2 D2 किस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। अब ये रोटेट अगर नहीं कर रहा है तो नेट टॉर्क बराबर जीरो। मतलब F1 बाई F2, F1 बाई F2 इज इक्वल टू D2 बाई D1 इज इक्वल टू D2 बाई D1। तो सर ये रिलेशन आया हमारा ये रिलेशन आया। तो इसका मतलब अगर नेट टॉर्क जीरो तो बॉडी किसी पॉइंट, उस पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कर रही है। यही है लॉ ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जैसे लॉ ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है भैया, कि नेट फोर्स जीरो है तो ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। उसी तरह से अगर नेट टॉर्क जीरो है तो रोटेट नहीं कर रहा है, क्योंकि टॉर्क का काम क्या है, रोटेट कराना। और टॉर्क क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। चलिए सर बढ़ें आगे। अब इतना मज़ेदार टॉपिक आएगा ना कि तुम लोग मस्त हो जाओगे एकदम। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको मैं लिख दूंगा MOI, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म का जमाना है। MOI। चलो, किसी बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, मैं क्या लगा रहा हूं, फोर्स। कोई मेरे पे फोर्स लगाया तो मेरा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। मेरा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो क्या वो फोर्स
जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि मेरा मास कितना है? बिल्कुल करेगा सर, बिल्कुल करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो ये 3 किलो की बॉडी है, इस पे मैं 18 न्यूटन लगा रहा हूँ, और एक बॉडी है 4 किलो की, उस पे मैं 18 न्यूटन लगा रहा हूँ। तो जो हल्का है वो ज़्यादा एक्सेलरेट होगा, जो हल्का है वो ज़्यादा एक्सेलरेट होगा, मतलब उसका मोशन आसान होगा। तो क्या चीज़ डिसाइड कर रही है? मास। मतलब कि ट्रांसलेशनल मोशन में मास ये डिसाइड करता है कि फोर्स लगने पे कोई बॉडी में एक्सेलरेशन कितना होगा। उसी तरह से रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिसाइड करता है कि किसी बॉडी पे टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा उसको घुमाने के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एन एनालॉगस मतलब कि लोग कहते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में बाबर आजम, इंडिया में विराट कोहली, समझ रहे हो? तो उसी तरह से ट्रांसलेशनल में मास और रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एन एनालॉगस ऑफ मास एंड इट डिसाइड्स, क्या डिसाइड करता है? द अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट अ बॉडी, टू रोटेट अ बॉडी। मतलब कोई बॉडी कितना ट्रांसलेट करेगी, कितना एक्सेलेरेट होगी, ये डिसाइड करता है मास, कि भैया मास ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है तो उस पर मुझे टॉर्क ज़्यादा देना पड़ेगा एक्सेलरेट कराने के लिए। ये सब तो हो गई हल्की सी थ्योरेटिकल बातें। कैसी बातें हो गई? हल्की थ्योरेटिकल बातें हो गई। अब इसको थोड़ा फील करते हैं। क्या करते हैं? फील करते हैं। अब तुम लोग बोल रहे होगे, यहाँ देखो, यहाँ मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। यहाँ लिख रहा हूँ ट्रांसलेशनल और यहाँ लिख रहा हूँ रोटेशनल। ट्रांसलेशनल में जो काम वेलोसिटी का होता है वही रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी का होता है। ट्रांसलेशनल में जो काम एक्सेलरेशन का होता है वही रोटेशनल में वही चीज़ एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाती है। ट्रांसलेशनल में चलाना है तो फोर्स चाहिए, रोटेशनल में घुमाना है तो टॉर्क चाहिए। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो रोटेशन में मास की जगह आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, हाँ एक और चीज़, मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो एंगुलर मोमेंटम जे क्या है? मास की जगह आई, वी की जगह ओमेगा, आई ओमेगा। अब कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कैसे करते हैं सर? तुम हमसे कोई भी बॉडी बोलोगे, मैं उस बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक बॉडी और अज्यूम करते हैं कि उसको इस एक्सिस के अबाउट घुमाना है। अच्छा, अगर ये बॉडी है तो इसके कई सारे पार्टिकल होंगे। इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2, इसको मान लेते हैं m3, इसको मान लेते हैं m4, और इसमें ऐसे कई सारे पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे मासेस। ये m1 जो है वो मान लो r1 दूरी पे है, m2 जो है वो r2 दूरी पे है, m3 जो है वो r3 दूरी पे है, और m4 जो है वो r4 दूरी पे है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी मास का किसी भी एक्सिस के अबाउट होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब कि अगर मुझे इस पॉइंट के अबाउट इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो वो होगा इसका मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी यहाँ पे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया?
m1r1 का स्क्वायर प्लस m2r2 का स्क्वायर प्लस m3r3 का स्क्वायर प्लस m4r4 का स्क्वायर, और इसी का क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे। तो इसी का समेशन कर देंगे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ, मान लो m1r1 का स्क्वायर m2r2 का स्क्वायर, तो हम m बराबर 1 से लेके m बराबर n तक जा रहे हैं, तो यानी कि mi ri का स्क्वायर, जहां i इंटीजर्स हैं, कहां से कहां तक, i बराबर 1 से i बराबर n तक, इन्हीं सारे पार्टिकल्स के mr स्क्वायर mr स्क्वायर mr स्क्वायर mr स्क्वायर mr स्क्वायर का जो समेशन होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। बेसिक आइडिया मिल गया। अब आते हैं सर उस पर जो हम लोग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसी आइडिया का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग बॉडीज़ का एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सर, वो है यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म रॉड, यूनिफॉर्म रॉड बनाया जाए, यूनिफॉर्म रॉड। रॉड है तो कुछ मास होगा और कुछ लेंथ होगी। अब सबसे पहले जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो किस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं, इस एक्सिस के अबाउट। किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, जो इसके परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास कर रहा हो। ये है, ये रॉड है तो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, मतलब कैसे घूमेगा, इसके अबाउट कैसे घूमेगा, आधा बाहर आधा अंदर, आधा बाहर आधा अंदर, यही प्रक्रिया चलती रहेगी, यही प्रक्रिया चलती रहेगी सर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ये पूरी लेंथ L है तो ये हो गया L/2, ये भी हो गया L/2, और ये हो गया ओरिजिन। अब हम लोग को इसी पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसी एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट। तो क्या करते हैं, तुम लोग बोलोगे सर अगर एक छोटा सा मास होता, मान लो इससे m दूरी पे कोई मास होता और मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पूछते तो मैं सीधे सीधे मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर कर देता। लेकिन अब तो ऐसा नहीं है, अब तो एक पार्टिकल तो है नहीं, कई सारे छोटे छोटे मासेज हैं, छोटे छोटे मासेज हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक मास का निकाल लूँगा और उसको पूरी लेंथ के लिए इंटीग्रेट कर दूँगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा मास लेंगे, छोटा सा मास लेंगे, dm मास, इससे कितनी दूरी पे, x दूरी पे लेंगे। तो अब अगर dm मास x दूरी पे है तो इस dm मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा इसका मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यही तो आएगा ना। अब तुम लोग बोलोगे सर ये dm का चक्कर छोड़िए, ये बताइए कि dm की वैल्यू आएगी क्या, मतलब जो dm मास है उसका मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैं ये कहूँगा बच्चा कि अगर पूरी लेंथ है L, अगर पूरी लेंथ है L तो मास है m, तो यूनिट लेंथ के लिए जो मास होगा वो होगा m/L, मतलब इस dx लेंथ के लिए जो मास होगा वही तो dm है, वो हो जाएगा m/L dx, m/L dx। तो अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालने के लिए हम लोग इसी dm की वैल्यू को इसमें रख देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे dx है तो इसी वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm x²। अब हमारा काम क्या है, हमको ये निकालना है पूरे के लिए। किसके लिए, पूरे के लिए। तो अब यार हमें एक बात बताओ, इसके अबाउट क्या ये रॉड सिमेट्रिकल है, मतलब जो ये है आधा इधर आधा उधर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो इसी एक्सप्रेशन को -L/2 से L/2 के लिए इंटीग्रेट करूँ, या तो इसको 0 से L/2 तक के लिए करके इसका डबल कर दूँ, इसका
डबल कर दूं। तो आइए सर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ। तो वो आएगा m/l x स्क्वायर dx, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l/2, ये 0 ये l/2 ये -l/2, कोऑर्डिनेट ऐसे ही लेते हो ना। ये अगर ये x बराबर 2a है तो ये x बराबर प्लस है, ये x बराबर माइनस है, यही तो करोगे। तो ये आ जाएगा m/l x³/3। अब इसकी वैल्यू सर आएगी ml² / 24, ml² / 24। तो सर अगर ये इसका ml² / 24 है तो इसका भी इसके अबाउट क्या होगा, ml² / 24। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा my, वो हो जाएगा इसका डबल, मतलब ml² / 12। तो एक रॉड का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होता है, ml² / 12। अब सर हम लोग किसका देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं एक रिंग का। किसका, रिंग का। चलिए सर अब हम लोग बढ़ते हैं किस पे, रिंग पे। अब हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक रिंग का। किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। कि अगर ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो सर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक छोटा सा एलिमेंट उठाएंगे, उसका मास हो गया dm, वो इससे कितने दूरी पे है, r दूरी पे। तो अगर कोई मुझसे सिर्फ इसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछता dm का, तो मैं फट से बोलता कि आई dm बराबर dm × r²। अब पूरे का निकालने के लिए मैं या तो इंटीग्रेशन यूज करूं या तो समेशन यूज करूं। लेकिन यार अब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया जो कि मैं तुम लोग के दिमाग में भी डालने वाला हूं, तो सुनो। अगर मैं यहाँ पे जो dm मास लिया हूँ वैसा ही एक मास अगर यहाँ ले लेता तो भी तो डिस्टेंस r होता। अगर ये dm एक यहाँ ले लेता तो भी डिस्टेंस r होता। यानी सारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम इसी का तो समेशन करते हैं। तो dmr²। तो क्या जब मैं समेशन करूँगा तो r² बाहर निकल जाएगा और समेशन ऑफ dm हो जाएगा m। तो इसका मतलब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I पूरे मास का हो जाएगा समेशन ऑफ dmr²। तो r² कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, तो समेशन ऑफ dm हो गया m। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होती है, इस एक्सिस के अबाउट mr²। इसको क्या बोलते हैं सर, ये सेंट्रल एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर। देखो क्या है, सर्कल है, सर्कल 2D है, XY में सर्कल है और एक्सिस ये वाला है, मतलब इसके अबाउट घूम रहा है सर्कल Z के अबाउट। तो पासिंग थ्रू सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी mr²। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग डिस्क और उसके साथ साथ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जो है वो अगले लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।